आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा जिन हस्तियों की होती है उनमें से एक चेहरा इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आशुतोष। मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमेशा की तरह। मेरे पुराने बॉस थे आशुतोष, उसके बाद पत्रकारिता से राजनीति में और राजनीति से वापस पत्रकारिता में, और आजकल आप उनको अक्सर मेरे शो राष्ट्र की बात में एक एनालिस्ट के तौर पर देखते हैं। बहुत स्वागत है आशुतोष आपका। आज आशुतोष से बात होगी दिल की। आशुतोष के दिल की बात करेंगे और सुनेंगे। आज किसी राष्ट्रीय मुद्दे की बात नहीं होगी, कोई बहस नहीं, कोई सोशल इशू नहीं, सिर्फ आशुतोष की बात करेंगे आज। लोग जानना चाहते हैं आशुतोष आजकल क्या कर रहे हैं। आशु। बहुत बहुत शुक्रिया मानक। आजकल तो मैं 3 चीजें कर रहा हूँ। एक, किताबें खूब पढ़ रहा हूँ। दूसरा, मैं अपना हमारा एक वेबसाइट है satyahindi.com, उसका यूट्यूब चैनल है, उस पर भी एक्टिव हूँ। और एक नई कोशिश कर रहा हूँ कि जो टीवी में डिबेट होती है उससे अलग हम क्या यूट्यूब चैनल पे एक अच्छी स्वस्थ गंभीर बहस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और क्या लोग उसको देखते हैं, नहीं देखते हैं। और तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि तमाम अखबारों में मैंने नए सिरे से लिखना शुरू किया है। तो जो लिखने की आदत मेरी छूट गई थी उस पर अब मैंने कंसंट्रेट किया है। 2-3 जगह मेरे कॉलम चल रहे हैं। ये 3 काम आजकल मैं कर रहा हूं। तो खुश हैं आशुतोष आजकल ये जो नई एक अलग से नई पारी शुरू की है सोशल मीडिया की, अखबारों की? देख मानक, राजनीति में जाने के बाद जब मैंने राजनीति छोड़ने के बारे में सोचा तो बड़े यकीन के साथ मैं कहता हूं, मैंने अपने तमाम मित्रों से कहा था कि मैं एक ऐसी अंधी गुफा में जा रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि अब मेरा भविष्य बहुत अंधकारमय होगा या इसमें कोई रोशनी की कोई किरण भी दिखाई पड़ेगी। क्योंकि राजनीति में जाने के बाद जब कोई पत्रकार वापस लौटता है तो उसके लिए लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैंने लेकिन फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप क्यों छोड़ के जा रहे हो। मैंने कहा नहीं, ये राजनीति जो है शायद मेरे लिए नहीं बनी है और मैं शायद इसके लिए नहीं बना हूं। इसके लिए कुछ अलग तरीके के स्किल्स चाहिए। तो मैं वापस अपनी दुनिया में जा रहा हूं, जिस दुनिया में मैं था, और उस दुनिया में बहुत खुश था मैं। उसी दुनिया में जाऊंगा क्योंकि वही मेरा स्वभाव है। तो मैंने कहा चलो वापस चलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत समझाया था। और मुझे लगता है कि मेरे अपने मित्रों ने, मेरे पुराने दोस्तों ने, और मेरा जो अपना मीडियम था पत्रकारिता, मैं तो ये नहीं कहूंगा पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है, लेकिन काफी हद तक मुझे लगता है कि यहां आकर मुझे संतोष हुआ है। मतलब आपको अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं है कि पत्रकारिता के जगत ने आपको दोबारा स्वीकार कर लिया है? मानक देखिए, ये बड़ी अनहोनी दुनिया है और दुनिया बहुत बदल भी गई है। हम जब पुरानी दुनिया में रहते थे, जिस दुनिया को मैं छोड़ के राजनीति में गया था वो दुनिया बहुत अलग थी। जब मैं वापस लौटा तो दुनिया बिल्कुल अलग थी, बदली हुई थी, एक चमत्कारिक तरीके से बदली हुई दुनिया थी। तो उसके बरक्स अपने आप को एडजस्ट कर पाना, अपने आप को उसके ग्रामर व्याकरण के हिसाब से चलना सीखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अपने साथियों के बीच में अपनी पुरानी विश्वसनीयता को बना के रखना। ये आसान नहीं होता, क्योंकि लोग, जब मैं राजनीति में जा रहा था तब भी लोगों ने मेरे ऊपर बहुत टिप्पणियां की थी। जब मैं राजनीति से वापस लौट रहा था तब भी मेरे ऊपर बहुत टिप्पणियां की थी। मैं कोई सफाइयां देने नहीं बैठा हूं, लेकिन मुझे एक चीज की बड़ी खुशी रहती है कि मैंने जो सोचा और मैं जो सोचता हूं मैं करता वही हूं। उसमें मुझे सुख मिले, मुझे दुख मिले, मुझे पीड़ा हो, मुझे संतरास हो, मुझे इसकी चिंता नहीं होती। तो जब मैं राजनीति में गया था तब मुझे लगा था कि नहीं, मुझे वो काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा था कि देश बदल सकता है, देश बदल रहा है और उसमें मेरी भूमिका होनी चाहिए। और जब मैं राजनीति छोड़ के आ रहा था तब मुझे लगा कि जिन सपनों के लिए मैं गया था वो सपने शायद पूरे नहीं होंगे, या वो दुनिया ही बिल्कुल अलग थी, मैं शायद उसके लिए बना नहीं हूं। तो मैं छोड़ के आ गया। मैं अच्छी तरीके से जानता था और मैंने अपने कई मित्रों को कहा था कि बहुत अंधकार में हो सकता है मेरा आने वाला भविष्य, लेकिन अब लगता है कि शायद उतना अंधकार में नहीं है। लेकिन आशु देखिए, इसमें यह भी तो कहना पड़ेगा ना कि, और आपसे पहले बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे पत्रकार राजनीति में गए हैं, वापस कोई नहीं आ पाया, और कभी भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पर उन लोगों को नहीं देखा गया, क्योंकि एक बार जब आप किसी पार्टी में चले गए तो उस विचारधारा के हो गए। इसीलिए आपको नाराजगी तो मेरे ख्याल से इसलिए नहीं होनी चाहिए इस बात के लिए कि लोग आपको
पत्रकारिता एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पर फिर से स्वीकार पूरी तरह नहीं कर रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल नाराजगी नहीं है। मैं अपने किसी मित्र से, मैं अपने मीडियम से किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं, और ये बात बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं। और इसलिए मैं उनको दोष भी नहीं देता। देखिए, मैं आपको बता दें, एक डॉक्टर राजनीति में जाता है तो उसकी डॉक्टरी पर सवाल नहीं खड़ा होता। जब कोई इंजीनियर राजनीति में जाता है, उसकी इंजीनियरिंग पर सवाल नहीं खड़ा होता। जब कोई व्यापारी जाता है, तब उसके व्यापारीपन पे सवाल नहीं खड़ा होता। लेकिन जब कोई पत्रकार जाता है तो लोग पहला सवाल ये पूछते हैं कि भाई जरूर इसने अपने पत्रकारिता के जीवन में कुछ तो किया होगा, राजनीतिक दलों को उपकृत किया होगा, नेताओं को उपकृत किया होगा, इसलिए वहां जा रहा, तो इसने जमीन बनाई होगी। तो ये एक बड़ा सवाल था, और उस वक्त जब मैंने छोड़ा था तो बहुत सारे लोगों ने मेरे खिलाफ बहुत कुछ लिखा था, और आज भी मेरे खिलाफ बहुत कुछ लिखते भी हैं और सोशल मीडिया पर टिप्पणी भी करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई सफाई नहीं, सफाई की बात ही नहीं है। नहीं, आशुतोष, ये सफाई का कोई, इसमें सफाई का कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कि आप आशुतोष के मन में क्या चलता है, क्योंकि ये सारी बातें तो उठती रहती हैं, चलती रहती हैं। जैसे जब आपने पत्रकारिता छोड़ी थी और आप अन्ना आंदोलन से जुड़े थे, उसके बाद फिर राजनीति में आए थे, तो तब भी लोग ये कहते थे कि भाई इसका मतलब आप अपनी जो आखिरी नौकरी थी एक पत्रकार के तौर पर, आप उसके साथ न्याय नहीं कर रहे होंगे। ये भी बहुत सारे लोगों ने कहा था। उसके बारे में कुछ कहना है आपका? नहीं, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। आपने देखा कि मैंने जब आम आदमी पार्टी छोड़ी तब भी मैंने किसी तरीके कोई टिप्पणी नहीं की। अमूमन लोग राजनीति छोड़ते हैं या राजनीतिक दल छोड़ते हैं तो एक कटुता का माहौल पैदा करते हैं, बहुत तीखी टिप्पणियां करते हैं, कभी कभी बहुत ओछी और घटिया टिप्पणियां करते हैं। मैं जब अपने दोस्तों के बीच गया, वो मेरे सब दोस्त थे, आज बड़े अच्छे पदों पर हैं, तो मैं उनसे कहा था, देखो मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूँ, और आप यकीन मानिए मैं कोई टिप्पणी करने ही नहीं जा रहा हूँ। हाँ, पत्रकारिता में वापस लौटूंगा तो जैसे मेरे लिए आम आदमी पार्टी होगी, जैसे मेरे लिए कांग्रेस होगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी होगी, वैसे आप भी होंगे। अगर मुझे लगा आप गलत काम कर रहे हैं या मेरी नजर में गलत हो रहा है तो मैं आलोचना करूंगा। अगर लगेगा कि आप ठीक कर रहे हैं तो मैं उस तरीके से भाषा को लिखूंगा। तो बहुत सारे लोगों को लगा यार कि ये आदमी, इसको लगता है इसको राजनीति में कुछ मिला नहीं। मैं माना कि एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं कि मुझे एक बड़े नेता जो है चुनाव के समय कांग्रेस की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दोनों लोगों ने मेरा मन टटोलने की कोशिश की कि आप क्या चुनाव लड़ सकते हैं क्या। मैंने कहा नहीं, मैं राजनीति छोड़कर आया हूं, इसलिए अब मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना या कांग्रेस में जाना या किसी दूसरी पार्टी में जाने का मेरा मन ही नहीं। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद ये दोनों तरफ से ऑफर आए थे आपको? बिल्कुल। और एक ने तो यहां तक कहा कि चलिए मैं आपको अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता साहब को मिलवा देता हूं अगर आपको यकीन नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे राजनीति करनी नहीं है, मुझे राजनीति मेरा स्वभाव नहीं है। तो बोले आप तो बड़े अजीब आदमी है। मैंने कहा मैं अजीब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने स्वभाव के अनुरूप काम करना चाहता हूं। तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लोगों को लगा कि यार इसको तो कुछ नहीं मिला, इसलिए वापस चला गया। तो अब ये हाँ, नहीं, मुझे याद है। नहीं, और ये तो बहुत सीधे आरोप लगे थे कि जब राज्यसभा की सीट नहीं मिली तब आशुतोष नाराज हो गए अरविंद केजरीवाल से, उसी समय जो अरविंद केजरीवाल उनके इतने अच्छे दोस्त होते थे। नहीं, आज भी मेरे अच्छे दोस्त और सारे लोग अच्छे दोस्त हैं। मुझे अगर नाराजगी होती तो मैं जरूर कुछ तीखी टिप्पणियां करता, कुछ खुलासे करने की कोशिश करता। और एक बात और बताऊं आपको, बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस दिन मैंने राजनीति छोड़ी थी उस दिन मेरे पास एक बहुत बड़े पब्लिशिंग हाउस की तरफ से एक ऑफर था कि आपका राजनीति का जो अनुभव है आप उसको किताब में जो है वो लिख दीजिए, और जो आप प्राइस कोट करेंगे मैं वो प्राइस आपको दूंगा। मैंने कहा मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होगा कि अब मैं क्योंकि जब मैं राजनीति में था, जिन लोगों के साथ था, तो बहुत अंतरंग क्षण होते हैं, बहुत सारी बातों के आप गवाह होते हैं, बहुत सारे फैसले वहां होते हैं, और अब मैं बाहर निकल कर उनका खुलासा कर दूं, मैंने कहा ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो मेरी पत्नी को भी मेल उन्होंने भेजा और एक तरीके से मेरे ऊपर दबाव डलवाया कि आप लिखे। मैंने कहा नहीं, मैं जानता हूं कि मुझे लिखना होगा, लेकिन आज नहीं, जब इतिहास में जरूरत पड़ेगी तब मैं शायद लिखूंगा। लेकिन अभी लिखना मेरे लिए शायद बेईमानी होगी, और मैं शायद वो ठीक नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो बहुत अपने आप बड़ी नाइंसाफी करूंगा, अपने मित्रों के साथ नाइंसाफी करूंगा जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था। बहुत अच्छी बातें उनके साथ शेयर की, कटु बातें भी होती हैं, लेकिन जब आप कमरे के अंदर बैठ के फैसले कर रहे होते हैं तो उसमें गोपनीयता बहुत जरूरी होती है, विश्वास बहुत जरूरी होता है। नहीं, जाहिर है, और चूंकि और इसके लिए आपका सम्मान किया जाना चाहिए कि वो पार्टी छोड़ने के बाद भी आपने आज तक अंदर की कोई बात बाहर नहीं बताई और अभी भी आप उस बात पर कायम है। लेकिन
जो दो चार चीजें मैं बाहरी तौर पर पूछ सकता हूं वो जरूर पूछूंगा। जी क्या हम ये कह सकते हैं कि आपने नाराज होकर आम आदमी पार्टी छोड़ी थी? ये तो कहा जा सकता है। नहीं, नाराज होके नहीं, बिल्कुल नाराज होके नहीं। अगर मैं ये कहूंगा कि मुझे जब राज्यसभा देने की बात हो रही थी तो मुझे दुख नहीं हुआ था। दुख तो जरूर होता है यार, मैं भी इंसान हूं और ऐसा थोड़ी दुख नहीं होता। लेकिन मैंने साफ कर दिया था, मैंने कहा कि नहीं, मैं जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से नहीं हूंगा मैं। और मैं उस तरीके से मैं जाऊंगा भी नहीं। लेकिन एक बात थी कि जब मैं गया था तब एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी माहौल था पूरे देश के अंदर, एक बड़ा क्रांतिकारी का माहौल था। लगता था कि देश बदल सकता है। लोग कहते थे कि नहीं, मैं तो अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। जब हम एयरपोर्ट पे जाते थे, किसी पब्लिक रैली में जाते थे, तो 80 साल के बूढ़े, 90 साल के बूढ़े, औरतें, जवान, बच्चे वो हाथ पकड़ के कहते थे, देखो आप लोग बहुत ईमानदार आदमी हो और आपने तो देखो अपनी इतनी बड़ी नौकरी आप छोड़कर आए थे, इतनी अच्छी आपको तनख्वाह मिलती थी, आप डरना मत और बहुत संघर्ष है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप कर सकते हो। तो मुझे लगा कि ये चीज शायद जिंदगी में कभी हासिल नहीं होगी। लाखों करोड़ों रुपए देने के बाद भी हासिल, लोगों को कम से कम इतनी उम्मीद थी। जब वो उम्मीद टूटने लगी, जब लगा कि नहीं, जिस रास्ते पर हम चले थे वो रास्ते से हम शायद भटक रहे हैं, और उसमें मैं अपने आप को भी दोष देता हूं, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे वापस आ जाना चाहिए था। और दूसरी बात ये थी कि राजनीति देखो, मानक हर आदमी के बस की बात होती नहीं है। आपको याद होगा कि जब वो किसान जंतर मंतर पर जब उसकी मृत्यु हुई थी, और उस वक्त जब मैं एक टीवी चैनल पे था, तो अचानक अनायास उसकी बच्ची मेरे आंखों के सामने थी और वो कुछ सवाल कर रही थी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और मैं जिंदगी में कभी इतना नहीं रोया जितना लाइव टेलीविजन में मैं उस दिन रोया था। और बहुत अंदर से बहुत तकलीफ भी हुई थी, बहुत व्यथा इस बात को लेके नहीं हुई थी। व्यथा हुई थी कि यार देखो, एक व्यक्ति की मौत हो गई है, उस पर कितनी घटिया राजनीति हो रही है। मतलब हम लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग कितने निष्ठुर हैं, हम लोग कितने थिक स्किन्ड हैं, हम लोग कितने कृतज्ञ लोग हैं कि हम जो है वो ये काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत उस दिन शायद लगा था कि नहीं, राजनीति बहुत ही निष्ठुर चीज है वो। अच्छा, ओके। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग आप बात कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल हालांकि वही था, जब आप टीवी पर आप फूट कर रोए थे, बहुत बुरी तरह रोए थे और हर कोई देख सकता था उसको। क्या वो दिन था आशुतोष जिस दिन आपने तय कर लिया था कि बस अब हो गया, अब और राजनीति नहीं? उस दिन से शुरुआत हुई थी। मतलब उस दिन से मन में एक सवाल जरूर खड़ा हो गया था, यार राजनीति ऐसी नहीं होनी। और एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं मानक, राजनीति में इंसानी स्वभाव का जो सबसे क्रूर, सबसे विद्रूप, सबसे जो घटिया चेहरा होता है इंसान का, वो मुझे देखने को मिला। बहुत सारी बातें मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन मतलब मुझे अभी भी लगता है कि राजनीति में जिस तरीके की वो है, वो शायद पत्रकारिता में शायद नहीं है, या शायद दूसरे प्रोफेशन में नहीं है। आदमी, आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे बेहतरीन आदमी को अगर आप टिकट दे दें, और सबसे काबिल आदमी हो शायद, तो आप यकीन मान लीजिएगा कि उसके खिलाफ इतनी घटिया बातें करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं, और वो उसके घर के, उसके परिवार के, उसके बीवी के, उसके बच्चों के बारे में जिस तरीके से चरित्र हनन करते हैं, वो बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही दुखदाई है। और मैं नहीं समझता कि किसी एक पार्टी के अंदर है, बल्कि सारी पार्टी को। तो मुझे कभी लगता था कि यार कि हम लोग समाज बदलने के लिए निकले हैं, ये कहते थे, और यहाँ इस तरीके की बातें होती हैं। क्या ये मतलब हमारी पार्टी के बारे में ऐसे लोग हैं, या बाकी लोगों के पार्टी में भी इस तरीके के लोग हैं? तो मैंने और लोगों से पता किया, सबने कहा नहीं, ये तो राजनीति का स्वभाव है। ये तो यही स्वभाव है कि आप जब तक लोगों का चरित्र हनन ना करें, लोगों की पीठ छुरा ना घोपें, जब तक आप लोगों के बारे में गलत बातें ना करें, तो शायद राजनीति पूरी नहीं होती। तो जब आप चुनाव लड़ रहे थे, ये टिकट मिला था, ये तब की बात होगी शायद, जो पर्सनल अटैक्स हुए, फिर आपको लगा कि यार ये हो क्या रहा है? नहीं, मेरे ऊपर तो जो हुआ सो हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली विधानसभा, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी, उसका मैं अध्यक्ष था। मेरे जब 2015 में चुनाव हुआ तब भी मैं अध्यक्ष था। उसके बाद और तमाम तरीके की जिम्मेदारियां दी गई। तो उस दौरान मेरे जो अनुभव थे वो बहुत ही हैरान कर देने वाले। मतलब आप चूंकि राजनीति में आप नहीं गए हैं, इसलिए आप शायद वो चेहरा समझ ही नहीं पाएंगे, कभी देख भी नहीं पाएंगे आप।
और जब आप देखेंगे तो आपको बहुत हैरानी होगी। मतलब आपको लगता है कि आपके प्रोफेशन में लोग बहुत बैक बैटिंग करते हैं, बहुत आपके पीछे आपकी जड़ काटने में लगे रहते हैं। एक बार राजनीति में आके देखिए ना, फिर पता चलेगा कि लोग नहीं, मुझे माफ करिए, किस तरीके मुझे माफ करिए। अच्छा, तो मतलब उस समय भी कुछ ऐसी रातें होती थी जब आशुतोष सो नहीं पाते थे? कभी कभी होता था, कभी कभी होता था, क्योंकि द्वंद्व मन में, एक बार जब मन में द्वंद्व शुरू हो जाए ना, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। और उस कॉन्फ्लिक्ट में मैं इतना 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 बड़ा फैसला करके गया था, तो जाहिर सी बात उससे निकलना भी आसान नहीं होता। और फिर लगता था यार कि मेरे मित्र लोग तो बहुत हंसेंगे कि दुनिया बदलने निकले थे, समाज बदलने निकले थे, और तुम तो भाग निकले वहां से। और फिर मैं अपने परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगा, फिर मैं और लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो वो फैसला आसान नहीं था। बहुत ही मुश्किल था। तो कई रातें ऐसी भी थी जब आपको नींद नहीं आती है, जब आप रात को जागे रहते हैं, सोने का अभिनय करते हैं। तो वो एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस से गुजर के ही एक समय आया जब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे फैसला काफी हो गया। पर अब अरविंद केजरीवाल तो बहुत नाराज हो गए होंगे आपसे जब आपने कहा कि अरविंद माफ करिए, अब और मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, नाराज नहीं हुए, मैं ईमानदारी से अपने साथ कहता हूं। और हालांकि मेरा उनसे पिछले बहुत दिनों से कोई संपर्क नहीं, मेरी उनके बीच कोई बातचीत भी नहीं हुई है। नहीं, उन्होंने एक बात जरूर कही थी, उन्होंने जो कही थी, जो मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा देखो ये राजनीति है, ये वन वे ट्रैफिक है, इसमें एक बार आदमी आ जाता है तो बाहर नहीं निकलता, इसमें एक ही रास्ता है जाने का, दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे बाहर जाना चाहिए, तो मैं जाऊंगा। तो बोलेंगे तुमको लोग एक्सेप्ट नहीं करें। मैंने कहा मैं जानता हूं लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये दिक्कत हो सकती है। और मैं अरविंद को बहुत, जब मैंने छोड़ा था, जिस वक्त मैंने 15 अगस्त की बात है, और मैंने इस्तीफा तो बहुत पहले दे दिया था, लेकिन जब मैंने उसको कहा कि पब्लिक करना है, तब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा था कि मैं आपको 7 जन्मों भी नहीं छोड़ सकता, हमारा आपका रिश्ता ऐसा है। लेकिन मेरे घर पे भी लोग आए, समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, तो मैंने चूंकि सोच रखा था इसलिए छोड़ दिया। मैं कटुता नहीं रखता, मैं ईमानदारी की बात है, मुझसे अगर किसी की नहीं पड़ती तो मैं चुपचाप निकल जाता हूँ। मैं कटुता नहीं रखता। मैं आई एम थैंकफुल टू आम आदमी पार्टी और अरविंद और बाकी लोगों का कि उन्होंने भी कभी उस तरीके की कटुता मेरे खिलाफ नहीं रखी। कम से कम मुझे ऐसा लगता है। हाँ, नहीं, जाहिर है, क्योंकि वो पता लगता है ना कभी मैंने भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता से या किसी कार्यकर्ता से आपके खिलाफ कुछ सुना, ना आपसे कुछ उनके खिलाफ सुना। तो अभी भी छोड़ने के बाद भी टच में रहे थे आप अरविंद से या बाकियों से? अब नहीं अब टच बिल्कुल खत्म हो गया है। क्योंकि देखिए होता क्या कि जब आप एक इंस्टीट्यूशन छोड़ देते हैं ना, तो शुरुआत में कुछ दिनों तक तो वो संबंध बना रहता है, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे रास्ते अलग हो जाते हैं और आपका जो रोजाना का संपर्क होता है वो टूट जाता है। वो आप जब किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं तो आपके बड़े अच्छे मित्र बन जाते हैं, लेकिन जब आप दूसरे न्यूज ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं तो रोज की का जो मिलना जुलना वो खत्म हो जाता धीरे धीरे। तो कुछ लोगों से अभी भी संपर्क में रहता हूँ, बातचीत करता हूँ, वो बहुत स्नेह करते हैं। कुछ जो बड़े अच्छे लड़के हैं, भैया भैया अभी भी कहते हैं, कभी भी फोन करते हैं, तो बात हो जाती है उनसे, लेकिन अब वो रोजाना का टच में। ओके, पर आपको कोई पछतावा है कि पहले मैं गया क्यों, दूसरा फिर छोड़ा क्यों? इनमें से दोनों जो बड़े फैसले थे, कोई ऐसा फैसला लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब दोनों फैसले सही थे आपके? आपको लगता है कि अगर दोबारा मौका मिलेगा तो भी यही दोनों फैसले करूंगा मैं? देखिए, सही रेट्रोस्पेक्ट में जब मैं अतीत में झांकना और झांकने के बाद उसका विवेचना करना तो बहुत ही आसान काम होता है ना। हाँ। उस वक्त मुझे जो सही लगा था उस वक्त मैंने किया था, ये मुझे पता है। ओके। इसलिए मुझे ना तो वहां जाने का कोई अफसोस है और ना ही वहां से निकलने का कोई अफसोस है। बिल्कुल किसी तरीके का कोई अफसोस नहीं। और मैं एक बात बता दूं कि इस मामले में मुझे अपने परिवार का और मेरे अपनी पत्नी का बहुत सहयोग मिला। और क्योंकि जब मैं छोड़ के जा रहा था तो मेरी बहुत अच्छी सैलरी थी, बहुत हायर साइड पे थी। हाँ। और मेरे पास बड़ी गाड़ी थी। तो मेरी पत्नी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि देखो मेरी सैलरी में काम चल जाएगा तुम्हारा। हाँ, मैंने कहा काम चल जाएगा, तुम्हें तो मालूम है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर इन दैट सेंस। पर अगर और एक दिन बड़ी दिलचस्प बात हुई कि मैं अगले ही दिन जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, तो चूंकि उनके पास गाड़ी थी, मेरे पास एक गाड़ी थी, ड्राइवर भी था, लेकिन चूंकि वो यूनिवर्सिटी जाती थी, तो मैंने कहा तुम अपनी गाड़ी से यूनिवर्सिटी जाओ, मैं तो अपने काम से निकल रहा हूँ। तो मैंने अपना ऑटो करके फिर मैं
मेट्रो स्टेशन गया, मेट्रो स्टेशन के बाद फिर मैं यमुना बैंक पे उतरा, यमुना बैंक से फिर मैंने मेट्रो पकड़ा, फिर मैं कौशाम्बी उतरा, कौशाम्बी में फिर मैंने ई रिक्शा लिया, तो मुझे 1.5 घंटे लग गए। तो इस तरीके से किसी एक मीटिंग में जाने में मुझे 1.5 घंटे लगते, जबकि पहले मैं गाड़ी उठा के जाता था और 20-25 मिनट पहुंच जाता था। तो मेरी पत्नी को बहुत देखा नहीं गया। तो एक दिन मैं शाम को मैं घर लौटा, तो उन्होंने कहा देखो तुम गुस्सा मत हो रहा, नाराज मत हो रहा। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने तुमको कुछ कहा नहीं। तो उन्होंने एक चाबी निकाली और मेरे हाथ पे रख दी। वो मारुति 800 की चाबी थी। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने पिछले दिनों जो ट्रांसलेशन के ऊपर, बहुत अच्छी ट्रांसलेटर है इस देश की, तो उससे जो मैंने पैसे कमाए हैं वो उससे मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने तुमसे पूछा भी नहीं है। तो दैट वाज अ वेरी टचिंग मोमेंट फॉर मी। मारुति 800 वो अभी भी मेरे पास नीले रंग की है। तो आज भी वही 800 ही चलती है? हाँ बिल्कुल चलती है। क्या बात अभी भी है वो मेरे पास, बहुत अच्छी है। और मैं बताऊं, जब मैं 2015 में जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो उसी मारुति 800 से मैंने दिल्ली के अंदर रोज करीब 100 से 150 किलोमीटर में खुद चलाता था। 100 से 150 किलोमीटर कम से कम। आप सोचो, यहाँ से अगर हमको वहां जाना हो, हैदरपुर जाना हो, या फिर शालीमार बाग जाना हो, या फिर उधर नजफगढ़ जाना हो, तो एक तरफ जाने में 1.5 घंटे लगते हैं, दूसरी तरफ 1.5 घंटे आने में लगते हैं। 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे कभी कभी तो। और मैं खुद चला के जाता था, खुद चला के आता था। ओके। आपको अगर राज्यसभा भेज दिया जाता तब तो मेरे ख्याल से आप राजनीति नहीं छोड़ते, क्योंकि कम से कम 5 साल के लिए तो आप बन जाते फिर। नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यसभा एक समय था जब उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि आप चले जाइए, तो मैंने कहा था कि नहीं, मेरी एक शर्त थी। मैंने कहा कि नहीं, मैं इस शर्त पे नहीं जाऊंगा। ओके। जो मैं चाहता हूं अगर आप उस हिसाब से होगा तभी मैं जाऊंगा। बल्कि ये मैं कह सकता हूं कि मैंने राज्यसभा एक तरीके से ठुकराई थी। और मुझे याद है, मैंने सुबह 7 बजे फोन करके कहा था कि मुझे राज्यसभा बिल्कुल नहीं चाहिए, ना मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं, और आप जो काम कर रहे हैं वो काम ठीक नहीं है, वो काम गलत है, और मैं इस शर्त पर नहीं जाऊंगा। मैं समझ गया आशुतोष। हाँ। या बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाइबल फैक्ट है। हाँ, नहीं, मैं समझ गया आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। कम से कम 3 गवाह हैं। कम से कम 3 गवाह हैं इसके। ओके, पार्टी के अंदर 3 गवाह। हाँ बिल्कुल। ओके। अब मुझे पता है आप सिर्फ इशारा कर रहे हैं क्योंकि आपने एक फैसला किया है कि आप पार्टी के अंदर की बातों को पब्लिकली नहीं कहेंगे, लेकिन मैं समझ गया। उस समय हमें पता है जब 2 बिजनेसमैन को राज्यसभा भेजा गया था तब काफ़ी उस पर बवाल भी हुआ था, तो इसलिए मैं आपसे उस पर कोई सवाल नहीं पूछूंगा। लेकिन हाँ, ये जानकारी कुछ हद तक नई लग रही है मुझे कि आपको भेजना चाहा था अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा, लेकिन आपने ठुकरा दिया था। ये नया लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो अगर आपकी शर्तें मान ली जाती और तब आपको राज्यसभा भेजा जाता, मेरे ख्याल से तब तो आप टिक जाते, फिर तो आप बिल्कुल 5 साल और टिक मैं जाता जरूर। अब टिकता नहीं टिकता ये एक अलग सवाल है। देखिए, मैं साफ कर रहा हूं, मैं तो इंसान हूं, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, तो मैं परफेक्ट भी नहीं हूं। तो हर आदमी के अंदर लालसा होती है, हर आदमी के अंदर महत्वाकांक्षा होती है, हर आदमी चाहता है कि हिंदुस्तान के संसद में वो जाए। तो ऐसा नहीं था। हो सकता अगर मैं जाता, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो रास्ता बन रहा था वो रास्ता मुझे ठीक नहीं था। और ये बात मैंने जिस दिन ना कहा था उससे करीब 1.5-2 महीने पहले भी मैंने अंदर कहा था इस बात को। मैंने कहा था नहीं, ये गलत है। अच्छा, और अभी अगर मान लीजिए दोबारा से कोई मौका आता है तो क्या सोचेंगे आशु दोबारा? मतलब राज्यसभा हो, राजनीति हो, एनीथिंग, कुछ भी, कुछ सोचेंगे या इस बारे में सोचा ही नहीं है? भविष्य में क्या होगा क्या पता। हमने तो जब मुझे याद पड़ता है कि जब 27 दिसंबर की बात है, और जब मैं अरविंद ने शायद उस दिन शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, और हम तो एक पुराने मित्र होने के नाते उनको खाली बधाई देने गए थे। हाँ। उनके घर पे गए थे कौशाम्बी में। तब तक मैंने नहीं सोचा था कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। और जब मैं उनके साथ बैठा तो उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, आप आ जाइए हमारे साथ। तो मैं तो बहुत चक्का रह गया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप सोचिए इस बारे में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको सोच के बताता हूँ। और 48 घंटे के अंदर मैंने सोच लिया। तो 27 दिसंबर के पहले तक मुझे नहीं मालूम था मैं क्या करने जा रहा हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, ये भी नई बात है, ये भी नई बात है आशु। जैसे मैंने कहा ना, पहले लोग कहते थे भाई कि आप जिस दिन राजनीति में उतर गए उससे पहले जहां भी आप पत्रकार के तौर पर थे, तो इसका मतलब क्या आप उस नौकरी के साथ न्याय कर पा रहे थे? क्योंकि आपकी विचारधारा जो थी वो उस नई पार्टी की तरफ झुकी हुई नहीं थी क्या, जब आप उस नौकरी में थे, पत्रकारिता कर रहे थे? ये सवाल उठता है बार बार।
बिल्कुल बिल्कुल झुकी हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। बल्कि हमारे वो तमाम मित्र जो उन दिनों न्यूज रूम में थे IBN 7 में, तो मैं अक्सर मीटिंग में ये कहा करता था कि देखो भाई, मेरी विचारधारा क्या, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जो है वो अपने हिसाब से खबरों का चयन करिए और अपने हिसाब से खबरों का ट्रीटमेंट करिए। बल्कि बाद के दिनों में तो मैंने, जब आम आदमी पार्टी का प्रश्न आता था या अन्ना के आंदोलन का प्रश्न आता था, तो मैं वो डिबेट में भी, चूंकि मैं 8 बजे का शो करता था, एक डिबेट शो करता था, हाँ। तो मैं उसमें भी अक्सर हिस्सा नहीं लेता था जब आम आदमी पार्टी से रिलेटेड कोई चीज होती थी तो। लेकिन ये मैं जानता हूं कि लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरे वो जो साथी, जो बहुत सारे लोग हैं, अगर कभी आप उनसे बात करें तो वो शायद इस बात की तस्दीक करेंगे। मतलब आप न्यूज़ रूम में साफ कहता था। नहीं, मतलब आपको तो कोई ऐसा पछतावा नहीं है ना कि काश कुछ चीजें कुछ अलग तरह से की होती, कुछ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मेरी अंतरात्मा साफ थी। ओके। ओके, मेरी अंतरात्मा साफ। हाँ, नहीं, आप जिस तरह खुलकर बात कर रहे हैं और आप इस बातचीत के लिए तैयार हुए, आशुतोष, उसी से लगता है कि आप खुद शायद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप अपने मन से निकालना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग भी उसके बारे में जाने। मुझे पता है हो सकता है आपके मन में भी हो सकता है कि आप इस तरीके से इंटरव्यू कर रहे हो कि बातें निकल रही हैं, भी तो संभव है ना। ये तो आपके इंटरव्यू लेने की कला पर निर्भर करता है। मैं तो सिर्फ वो बातें जानना चाहता हूं, छोटी छोटी, जो मेरे मन में, और मैंने सोचा शायद हमारे व्यूअर्स के मन में भी होंगी। पर आप तैयार हो गए इस बातचीत के लिए, वही बहुत बड़ी बात है। तो आगे का आपने अभी नहीं सोचा है? आगे हो सकता है कि फिर से कभी कुछ, अगर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आए या कोई ऑफर आए, या फिर से आशु को अंदर से आवाज आए कि नहीं, एक इच्छा तो है, कुछ बदलाव लाना है, कुछ करना है? ईमानदारी की बात है, अभी फिलहाल तो लगता नहीं ऐसा। ओके। क्योंकि दुनिया बहुत बदल चुकी है, बहुत चीजें हो चुकी हैं। एक अनुभव में देख चुका हूं, वो अनुभव जो बहुत स्वर्णिम होना चाहिए था, वो उतना सुखद नहीं था इस लिहाज से। बहुत सारे स्वप्न टूटते हैं आपके, बहुत सारी चीजें बदलती हैं। तो लगता तो नहीं है। बाकी अन्यथा भविष्य के बारे में कौन जानता है? मतलब भविष्य तो कोई नहीं जानता। हमने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कभी पत्रकारिता भी छोड़ूंगा। बल्कि ईमानदारी की बात ये कि हम जब अपने शहर इलाहाबाद और मिर्जापुर से जब दिल्ली आए थे, तब तो मैं तो IAS बनने के लिए आया था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं पत्रकारिता में आ जाऊंगा। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। उनको लगता था कि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं। और फिर उन्होंने मुझे साइंस दी, पढ़ाई उन्होंने। और इंटरमीडिएट जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से मैंने की। फिर ग्रेजुएशन भी मैंने जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में की। फिर मैंने CPMT का एग्जाम दिया। तो वो तो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। मैंने वो रास्ता छोड़ के फिर मैं दिल्ली चला आया और मैं IAS बनना चाहता था। फिर अचानक मैंने UPSC का एग्जाम दिया, प्रीलिम्स पास किया, मेंस का एग्जाम दिया, मेंस में नहीं हुआ। अगले बार फिर मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया और प्रीलिम्स पास कर गया मैं। और फिर अचानक न जाने क्या मन में सवार हो गई, मैंने मेंस का एग्जाम ही नहीं दिया। और जो कि अभी भी लोगों को यकीन नहीं होता। मेरे बहुत सारे लोगों ने कहा, यार बहुत ही पागल आदमी हो, तुम्हारा प्रीलिम्स हो गया तो मेंस दो, हो सकता तुम्हारा हो जाए। और फिर मैं पत्रकारिता में चला गया। फिर मैं लिखने लगा धीरे धीरे और मुझे नौकरी मिल गई। तो दुनिया कैसे कहां से कहां चली जाती, क्या पता भविष्य में क्या रखा है, क्या पता है। और मैं आपको बताऊं कि जब मैंने साप्ताहिक हिंदुस्तान ज्वाइन किया था, तो मेरे पिताजी ने करीब 2-2.5 साल तक मुझसे बात नहीं की थी। क्योंकि उनको तो लगता था कि उनका बेटा तो कलेक्टर बनेगा और वो नीले रंग की गाड़ी आएगी, उसके पीछे कई गाड़ियां होंगी और वो उस पर लाल रंग का एक भोपू होगा और लोग मेरे बेटे को सलाम करेंगे और मैं कलेक्टर का पिता होऊंगा। और अचानक उनको लगा ये तो झोला छाप जो है पत्रकार बनकर घूम रहा है हवाई चप्पल में। तो बहुत दिनों तक, करीब 2-2.5 साल तक मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई थी। फिर एक दिन वो दिल्ली आए किसी काम से, तो उन्होंने कहा मैं मृणाल जी से मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हाँ चलिए। मृणाल जी, तब मृणाल पांडे टीवी में कभी कभी आती थी, दूरदर्शन में, तो उनका एक क्रेज था। तो वो उनसे मिलने के लिए मैंने उनको मिलवा दिया उनको। तो उनको लगा, रहे ये तो मृणाल पांडे से मुझे मिलवा रहा है। वो करीब 1-1.5 घंटे तक मृणाल पांडे जी से मेरे पिताजी की बातचीत हुई और उसके बाद उनको लगा कि नहीं, उनका बेटा जो है कुछ बन गया है। अरे नहीं, कुछ नहीं बन गया है, बहुत कुछ बन गया है। और यही वजह है कि आज मैं बैठकर आपके बारे में इंटरव्यू कर रहा हूं आशुतोष, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतनी रिक्वेस्ट आती हैं, आशुतोष को लाइए और उनसे पॉलिटिकल इश्यूज पर बात मत करिए। सामाजिक मुद्दों पर उनकी राय हम सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं जगह जगह पर। हम आशुतोष से उनके मुंह से उनकी लाइफ के बारे में सुनना चाहते हैं। इसीलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया और आप तैयार हो गए और इतनी बढ़िया बातचीत की, खुलकर आपने। आशुतोष, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मानक। क्योंकि आपके पुराने साथी और मेरे करंट साथी संदीप आ गए हैं स्टूडियो में, उनका शो शुरू होने वाला है, ये इंटरव्यू बंद करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।